घर में कुछ बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने अतिथि की सम्मान के लिए, अपने अतिथि को वेलकम करने के लिए, अपने गेस्ट के स्वागत के लिए इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार को भूल जाते हैं। अपने बच्चे का बर्थडे का केक जो काटा जाता है उसको भी देख नहीं पाते हैं। हम लोग भी व्यस्त रहते हैं, हम लोग बिजी रहते हैं उन चीजों में जिसमें हमें नहीं होना चाहिए। कभी हम लोग कैमरे वाले को देखते हैं, कभी हम लोग चेयर को संभालते रहते हैं, कभी खाना घट गया क्या, कभी वो घट गया क्या, कभी लाइट नहीं जल रहा है, इन सब चीजों में व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, श्री मुकेश कुमार चर्चा फोरम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने यही चीज लेकर आया हूं जो कि ये रूप जो है ना, ये जो पूरा जो इवेंट का जो मैनेजमेंट है एक आज के समय में बिजनेस का रूप ले चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इवेंट मैनेजमेंट है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। सारे पार्ट को हम लोग कोशिश करेंगे हाईलाइट करने का, एक एक पॉइंट के पीछे मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जिससे कि आने वाले लोगों को जो इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, जो एक अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें इवेंट मैनेजमेंट है क्या और ये कौन लोग कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट दोस्तों कोई भी कर सकता है, जो भी अभी के टाइम में जो यंग लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, इसके लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज भी आ गए हैं। आप चाहें तो कोर्स भी कर सकते हैं और आप चाहे तो कहीं ऐसे भी आप सीख कर भी कर सकते हैं। अगर कोई पुराना इवेंटर है जो आपके आसपास में है, जिनका बिजनेस अच्छे से रन कर रहे हैं, उनके अंदर में आप जाइए और इंटर्नशिप कीजिए। वहाँ पे आप जाके थोड़ा सीखिए इंटर्नशिप में, और कुछ चार्जेस वगैरह नहीं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आपको सिखा देंगे। आगे है इसमें किस तरह से इवेंट का वर्क होता है। देखिए, बर्थडे पार्टी के लिए आजकल बहुत ज़्यादा बुकिंग चल रहा है इन चीज़ों का। वेडिंग प्लानिंग हम लोग सोचते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति को कार्य दे दिया जाए और पूरी तरह से हम लोग निश्चिंत हो जाएं और उन पल को एंजॉय करें। तो ये वेडिंग प्लानर, बर्थडे पार्टी कंपनीज का जो बहुत सारा ईयरली एनुअली जो इनका कंप्लीट होता है, तो अचीवमेंट वगैरह करके ये लोग करते हैं पार्टी सार्टी। और बिल्डर लोग जो अपना जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, अगर कुछ नया अगर बिल्डिंग वगैरह है या कुछ नए नए प्रोजेक्ट पे सभी को कॉल देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसमें भी इस चीज़ों का अहम भूमिका रहता है। और इसमें सेकेंड चीज़ हम लोग आते हैं कि जब हम लोग बुकिंग करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जब हम लोग किसी भी वेडिंग प्लानर को हम लोग जब सर्च करते हैं अपने आसपास में, तो जाहिर सी बात है कि गूगल वगैरह में ज़्यादातर सर्च करते हैं कि हमारे आसपास में कौन वैसे व्यक्ति हैं जो कि इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे ऑफिसेज आप देख लीजिएगा, आप जब भी गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारी कंपनीज का नाम आएगा। उसमें आपका रेटिंग्स भी रहेगा, जिसमें आप हाई रेटिंग्स रहता है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो उसमें आप देखिएगा, जब आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपको सारा प्लान बताते हैं और किस तरह से प्लान बताएंगे और किस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट है, इन चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे कि जब भी आप कभी भी कस्टमर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उनसे मान लीजिए कि उनका शादी का अगर वर्क है तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज लगेगा। मान लीजिए उनको कि होटल ले सकते हैं वो, उसके बाद कोई हॉल ले सकते हैं, या कोई ऐसा रिसोर्ट है जहाँ पे वो उस तरह करना चाहते हैं, या कोई खाली जगह फील्ड वगैरह है वहाँ पे वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं। तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिया जाता है। और दूसरा हो गया इसमें प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं कैटरिंग में। कैटरिंग में खाने वाने से रिलेटेड जो रहता है इसमें कि हम लोग खाना जो आप जो ऑफर करते हैं, तो उसमें वेज नॉन वेज कंटेंट जो भी चलता है, इसमें उस तरह का आपको अपने अंदर में कुछ ऐसे टीम को रखना पड़ेगा जो कैटरर्स टीम हो, जिससे कि आपको आराम से आप पूरी तरह से भोजन वगैरह जो है अच्छे टेस्टी भोजन आप मुहैया करा सकें, लोगों को बहुत ही अच्छे से आप बांध के रख सकें। बहुत अच्छे आपके पास कारीगर होना चाहिए। यहाँ पे कैटरिंग डिपार्टमेंट बहुत अहम है, क्योंकि आपका जो अगर कैटरिंग में क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगह से, तो इसमें आपका टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो कैटरिंग का आपका जो ग्रुप होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैटरिंग के लोगों से आप जुड़ने के लिए आसपास में अगर आपके पास कोई भी कैटरर्स है उससे आप जुड़ सकते हैं और आप बात कर सकते हैं कि मैंने इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया है और इसमें आप लोग अगर जुड़िएगा तो हम लोग का परसेंटेज रहता है, तो परसेंटेज के हिसाब से आप कैटरर्स को आप रख सकते हैं। अब आ गई थर्ड पार्ट में टेंट का। जहाँ भी आप किसी भी स्पॉट पे जब आपका ये इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे आपका टेंट का बहुत अच्छा रोल होता है। टेंट में आपका चेयर्स हो गया, टेबल हो गया, शमियाना हो गया, और जो भी क्लॉथिंग वगैरह का जो वर्क होता है, डिजाइनिंग होता है, ये सभी चीज़ टेंट में आ जाएंगे। उसके बाद टेंट में भी आपको सेम उसी तरह से अपने
टेंट का जो भी है, आप चाहे तो अपना भी सामान आप रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए टेंट का सारा सामान आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें यूज अमाउंट होता है, बहुत सारा इसमें रेंज है। तो इसके लिए आप अच्छा होगा कि आप अपने आसपास किसी वेंडर को पकड़ लें और किसी वेंडर से आप टच में रहें और उनको ही आप स्टार्टिंग से आप लेके चलें। थोड़ा उनसे आपका रेट में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होगा कि आप इसमें परसेंटेज बना लें। मान लीजिए कि आपका 1 लाख का बिलिंग अगर आ रहा है, उसमें आप ज़्यादा नहीं, स्टार्टिंग में आप 20-30% से ही आप बात कीजिए। 30% एक स्टैंडर्ड इसका मार्जिन है मार्केट में। मोटा मोटी अगर आपका जितना का भी बिलिंग होता है तो ओवरऑल आपका टारगेट रहना चाहिए कि 30% मुझे इनकम आ जाना है। 30% अगर मान लीजिए कि 1 लाख का आपने बिजनेस कर रहे हैं तो 30,000 रुपये आपका एक दिन में जनरेट हो रहा है, तो बहुत है। तो अगर टेंट हाउस वाले से आप बात कर रहे हैं तो उसको आप मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा सा आप कम लेके चलिए उसको। जब आप कम लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होगा कि डायरेक्ट अगर कोई कस्टमर उसके पास पहुंचता है, अगर मान लीजिए कि वो कोट करता है 80,000 का, तो आप अगर उससे कंटिन्यू वर्क ले रहे हैं तो आपका वर्क होना चाहिए उनसे 60,000 में, तभी तो आप कस्टमर को भी आप कुछ मार्जिन दे सकेंगे। कस्टमर को जब आप 1 लाख बोलेंगे या 90,000 बोलेंगे तो 5-10 हज़ार रुपये उधर से भी आपको कमाने को मिलेगा, 10-20 हज़ार का मार्जिन इधर से भी रहेगा। कुल मिला के आपको 30%-40% तक का टारगेट कीजिए स्टार्टिंग में। और बिजनेस है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा अगर है इस मार्केट में आपके आसपास में, तो आप 20% पे भी कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए और आपके काम में क्वालिटी झलकना चाहिए कि हाँ आप क्या काम कर रहे हैं। तीसरा आ जाइए, इंटरटेनमेंट आ गया। इंटरटेनमेंट में हम लोग साउंड वगैरह जो हो गया, डीजे वगैरह हो गया, और यहाँ पे इंटरटेनमेंट में हम लोग सेलिब्रिटीज़ वगैरह को भी बुला सकते हैं। अगर आपके आसपास में अगर कोई है, या कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं इनॉग्रेशन वगैरह में जाते हैं, तो इस तरह से ये सारा जो है कि इसी डिपार्टमेंट में आता है, इवेंट मैनेजमेंट में ही आता है। ये सारे आपको कंसल्ट करके कॉन्टेक्ट्स बनाना होता है। धीरे धीरे करके आप चीज़ों को समझ जाएंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे ना इन चीज़ों को, तो आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आइए 5वें पॉइंट में हम आते हैं, फायर वर्क है। फायर वर्क में क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो पटाखे वगैरह हो गए और स्मोक्स वगैरह आपने देखा होगा, बहुत तरह का चीज़ है इसमें फायर वर्क में। तो ये फायर वर्क भी है, इसमें भी आपका परसेंटेज सब कुछ उसी तरह से रहेगा। इंटरटेनमेंट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, तो बहुत सारा डांस वांस भी होता है इसमें। आपको म्यूजिकल ग्रुप से आपको कंसल्ट बनाना पड़ेगा। म्यूजिकल ग्रुप से आप कंसल्ट बना लीजिएगा तो यहाँ पे अच्छा अगर म्यूजिकल बैंड आपके पास अगर रहेगा तो आप उनको आराम से काम दे सकते हैं। और फिल्मिंग का भी इसमें एक अच्छा रोल है। ये आपको स्टार्टिंग से ही पूरा मान के चलिए कि ये फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। प्री वेडिंग भी किसी भी शादी विवाह में आप देखिएगा प्री वेडिंग स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्री वेडिंग में आपको जो फोटोशूट करने वाला जो कैमरामैन होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपका पार्टी का कितना बजट है, किस तरह का प्रोजेक्ट आप देना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने लोकल में जो आपका फोटो शूट करने वाला है और जो कैमरामैन है, उन सबसे आपको कंसल्ट करना होगा कि हम कुछ अगर बड़ा भी काम ले तो आपसे हो जाए। तो लेकिन टाइम पंक्चुअलिटी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि ये सभी चीज़ों को मैनेज करना बहुत थोड़ा, अगर आप यूज टू हो जाइएगा कुछ दिनों में जब करते करते, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में एकदम आपको 100% आपको देना होगा स्पॉट पे। 1-2 दिन 3 दिन भी आपको रहना हो सकता है स्पॉट पे लगातार। आप घर भी नहीं जा पाइएगा, इस तरह का होता है थोड़ा स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप इसमें आप सीख जाइएगा तो फिर आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा। एक पार्ट होता है इसमें डेकोरेशन का, जिसमें कि आपको सारा फूल का और जितना भी डिजाइनिंग वर्क है, किधर क्या लगाना है, थर्मोकोल्स वर्क का वर्क रहता है और फ्लावर का वर्क रहता है, जयमाला का वर्क होता है। और दोनों साइड के जो बरमाला जो होता है उसमें आप बहुत सारा वेराइटीज़ है आज के टाइम में। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा, आपको फ्लावर का जो बिजनेस करते हैं उनसे आपको कंसेप्ट में लेना पड़ेगा, जिससे कि आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और सबसे ज़्यादा क्वालिटी यहाँ पे फ्लावर वर्क का और टेंट वाले का है, लाइटिंग का भी है, सभी का अच्छा रोल है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा कि ये सभी लोगों से आपको कंसल्ट करके रखना है। ठीक है, आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें प्री वेडिंग में हमको क्या वर्क होता है। सबसे पहले हम लोग प्री वेडिंग में समझेंगे कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट को लेते हैं तो सबसे पहले वहाँ से जब हम बुक करते हैं किसी भी कस्टमर को, तो यहाँ से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है कि कस्टमर का क्या चॉइस है। कस्टमर का चॉइस है, मान लीजिए कि होटल से अगर वो करना चाहता है तो आपको होटल आपके पास रहना चाहिए प्रॉपर्टीज में कि हाँ कहाँ कौन सा स्पॉट पे आप उसको ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को। होटल वाले से आपका कंसल्ट होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट भी चला जाए उसमें भी आपका मार्जिन होना चाहिए। आपका प्राइस इतना हाई नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट जा रहा है तो उसको ज़्यादा लग रहा है आपका प्राइस। तो प्राइस
ऐसा इक्वल मतलब कि इतना फेयर होना चाहिए कि कस्टमर अगर डायरेक्ट भी अगर इंक्वायरी ले तो कुछ ज़्यादा ऊंच नीच नहीं उसको समझ में आए। तो प्री इवेंट में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे बुकिंग सारे चीज़ों को करना पड़ेगा, सारे वेंडर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और आपने अभी देखा होगा कि हजारों करोड़ का एक शादी अभी हुआ था जिसमें कि शादी का कार्ड ही बहुत महंगा था। बहुत सारे आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे आ रहा था। तो इस तरह से शादी का कार्ड वगैरह भी आपको छपवाना है। और सारी चीज़ों को आप जब स्टार्टिंग से आते हैं ना तो ये सब चीज़ आपको ही करना होता है। आपको ऑफर देना होगा कि हमारे पास कार्ड का ये है, इस तरह का कार्ड है। और कार्ड में भी आप बहुत सारा चॉइस दीजिए कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर को आपको समझाने में थोड़ी आसानी हो। मेन इवेंट में हम लोग आ जाते हैं। मेन इवेंट में हमारा जो है कि डेकोरेशन का वर्क होता है और बहुत सारे लेबर रहेंगे आपके उस दिन, मेन जो इवेंट का जो दिन होता है। और सारा एग्जीक्यूशन और हाउस कीपिंग का जो यहाँ पे वर्क होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जितने भी आपके स्टाफ रहेंगे 30-40, या ये जो मेन दिन है ना यही परफॉर्मेंस का दिन है आपका। इसी दिन आपका रिजल्ट होने वाला है। तो इस दिन आप एकदम पूरी तरह से कॉन्शियस रहिए, एकदम पूरा एक्टिव रहिए। सुबह से ही एकदम लग जाइए, सुबह क्या रात से ही आपको लगना पड़ेगा, ठीक है। और लगभग 30-40 अगर आप एवरेज भी अगर आप शादी अगर आप कराएंगे उसमें आपका रोल रहेगा तो 30-40 स्टाफ कम से कम 30-40 स्टाफ से आपको डील करना पड़ेगा। शादी होने के बाद मेन इवेंट खत्म होने के बाद एक होता है पास्ट इवेंट, जिसमें कि आपका मंडप वगैरह जो भी है सारा आपने जो डिजाइन किया था मेन इवेंट के लिए वो सारा आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा और सारा हिसाब किताब फेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम पार्टी से जब बात करेंगे तो किस तरह से पेमेंट का हमारा क्या कंडीशन रहेगा, टर्म कंडीशन। तो पेमेंट का टर्म कंडीशन देखिए डिपेंड करता है कि कस्टमर आपका किस तरह का है और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पे होना पड़ता है थोड़ा समझते हुए। लेकिन हाँ, आप थोड़ा अपने माइंड को इतना प्रेजेंट में रखिएगा कि आपको नुकसान नहीं हो। इसलिए आप अपना कोशिश कीजिए कि जब आप बुकिंग लेते हैं तो बुकिंग के विद इन 1-2 डेज में ही आपका कोशिश होना चाहिए कि 50% पैसा आप ले लीजिए कस्टमर से। और जिस दिन आपका वर्क हो रहा है मेन जो इवेंट का जो दिन है उस दिन तक आपका 70-80% पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जिस दिन आपका मेन इवेंट का टाइम है उस दिन अगर आपके पास पूरा पैसा आ जाएगा तो आप सेफ जोन में आ जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे जब ये पूरा इवेंट जब खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपका जो 30% 20% जो भी बचा है वो आपका टोटल प्रॉफिट ही रहेगा, वो आपका थोड़ा स्टक होकर रहेगा। नेक्स्ट डे परफॉर्मेंस आपका खत्म हो गया उसके नेक्स्ट डे आपको ये पैसा भी मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई स्टार्टिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे जब आप आ जाइएगा मार्केट में, धीरे धीरे जब आपका लगेगा कि हाँ मैं 2-4-10 वर्क कर चुका हूँ, तब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लीजिए, अपना कुछ ट्रेडमार्क वगैरह ले लीजिए अपना कंपनी का नाम का और अच्छे से आप उसको रजिस्टर करा लीजिए, MSME में सर्टिफिकेशन करवा लीजिए, GST कर लीजिए, सब कुछ अच्छी तरह से कर लीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उतना बड़ा आपका अभी बिजनेस हुआ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप धीरे धीरे ही सीखिएगा चीज़ों को, एक बार में आप तुरंत नहीं सीख जाइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में। कम से कम एटलीस्ट 1-2 इवेंट में ही आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें किस तरह से मैनेज होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको परेशानी आएगी लेकिन कस्टमर भी समझते हैं इन चीज़ों को। आपको अगर अच्छा कस्टमर अगर मिल गया स्टार्टिंग में तो आपको सीखने में आसानी होगी। तो कोशिश कीजिए कि आपको इसमें लॉस ना हो और 1-2-3 साल अगर आप कर लीजिएगा तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आ जाइएगा। 1 साल में इतना जान लीजिए कि अगर आप पूरा 1 साल में अगर आपने 10 भी इवेंट कर लिया किसी भी तरह का तो आपका साल भी इतना है कि महीने का 50,000 रुपये के लिए आपको सोचना नहीं है। 50,000 का महीना कमाने के लिए आपको सोचना नहीं है। कहीं भी आप जाइए किसी के अंदर आप अगर जॉब करते हैं आज के डेट में तो कितना आपको देगा, 10-20,000, 25,000, 30,000 देगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। लेकिन आप इन चीज़ों का खुद अगर मैनेज करते हैं तो आपके पास पूरा स्कोप है। मिनिमम आप समझिए कि साल में कितना भी कीजिएगा ना तो 5 लाख 7 लाख से कम का बिजनेस आपका नहीं होने वाला है। 5 लाख मिनिमम स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से ही मैं बोलता हूँ कि अगर आप एक्टिव रहिएगा तो 5-7 लाख का बिजनेस कर लीजिएगा। 5-7 लाख का बिजनेस आप करते हैं तो मंथली वाइज आप देख लीजिए कि कितना होता है। और जैसे जैसे आप ईयर वाइज ईयर बढ़िएगा आगे तो इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में आप देख सकते हैं। अभी बहुत सारा जो है कि यूट्यूब वगैरह पे आप देखे होंगे कि जो भी हजारों करोड़ का जो शादी हुआ है उसका भी तो कोई मैनेज किया है ना। तो इन चीज़ों से आप समझिए कि इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है और ये बहुत रॉयल बिजनेस है, अच्छा है बहुत। इसमें हर तरह के लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आते हैं इसमें, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट का जॉब है। और इन लोगों को कौन लोग इनको करेंगे, मतलब कि ये बिजनेस जो है किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है? जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा मैं ट्रैवलिंग में रहूँ, लोगों से मिलता जुलता रहूँ, थोड़ा
एक्सट्रोवर्ट टाइप के आदमी चाहिए इसमें, जो खुला विचार का हो, सभी से मिल सके, सभी लोग से मिलना जुलना जिनको अच्छा लगता है उस टाइप के लोग इसको कर सकते हैं। धीरे धीरे शाही लोग भी अगर आते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए नहीं है, अगर जो लोग थोड़ा शर्मीले लोग हैं वो लोग भी धीरे धीरे करके आए। बस मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे लोगों में भी मैनेजमेंट स्किल आ जाता है। तो ये बहुत आसान सा बिजनेस है और मैं आशा करूंगा कि ये बिजनेस आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए जिससे कि और भी लोगों को ये बिजनेस के बारे में समझ में आए। और इस टाइम जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग भी कर सकते हैं। पैसा इसमें बहुत ज़्यादा तो है नहीं, 2-3 लाख रुपया आपको बैकअप में रखना पड़ेगा। बैकअप में इसलिए रख लीजिएगा 2-3 लाख रुपया, क्योंकि 2-3 लाख रुपया आपको रखने से क्या होगा कि आप थोड़ा सुरक्षित रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 लाख लगेगा ही पैसा जिस दिन आपका, क्योंकि आपने पार्टी से तो पैसा तो पहले से ही ले लिया रहेगा, तो पार्टी से आपको पैसा पूरा निकल जाएगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए 2-3 लाख रुपया बैकअप में रखिए, तो आपको आराम से इवेंट मैनेज करने में आसानी होगी, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये 2-4 लाख रुपया जो आप रखेंगे अगर अपने अकाउंट में, ये कब 10 लाख 20 लाख में बदल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ समय में ही ये बदल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो और ये बिजनेस जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इवेंट मैनेजमेंट का, इवेंटर का। तो इन चीज़ों को आप कीजिए। अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं, आपके नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज के डेट में जॉबलेस हैं, तो उनको आप ये दे सकते हैं वीडियो, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए। मुझे भी समझ में आता है कि आप लोगों को क्या पसंद है, उन चीज़ों पे भी मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। मुकेश कुमार, चर्चा फॉर यू।